विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आइए हम अपने एग्जाम्पलर बुक के जो क्वेश्चंस थे उनको कंटिन्यू करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, in a bisexual flower, in spite of the young stamens being removed artificially, the flower produces fruit. Provide a suitable explanation for the above situation. तो आपके पास में एक सिचुएशन दी गई है, इसके लिए एक्सप्लेनेशन आपको देना है। आंसर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कंसिस्ट बोथ स्टेमन्स एंड कार्पल। यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उसमें स्टेमन और कार्पल दोनों प्रेजेंट होते हैं। स्टेमन मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। इफ़ in a bisexual flower, stamens are removed artificially and carpels remain intact in the flower, then cross-pollination may occur in this flower, which may lead to the formation of fruit. तो लिखा है कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमन को रिमूव कर दिया, आर्टिफिशियली स्टेमन को रिमूव कर दिया जाए और कार्पल को फ्लावर के कांटेक्ट में रखा जाए, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है इस फ्लावर में। इस वजह जिससे जो क्रॉस पॉलिनेशन के बाद में यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कैन यू कंसिडर सेल डिवीजन एज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, गिव रीज़न। तो आप सेल डिवीज़न को जो जैसे लिखा है कि सेल डिवीज़न एज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आप क्या सेल डिवीज़न को टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कंसिडर कर सकते हैं? रीज़न बताना है। वी कंसिडर सेल डिवीज़न एज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। तो क्योंकि इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर सेल डिवीज़न को टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्हाट इज़ अ कोलोन। कोलोन क्या होता है? वाई डू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट रिमार्केबल सिमिलैरिटीज़। तो ऑफस्प्रिंग के बारे में बात हो रही है कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस किया जाता है तो यहाँ पर रिमार्केबल सिमिलैरिटी उसमें दिखती है। ऐसा क्यों होता है? आंसर है, द ऑर्गेनिज्म विच आर प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट एंड आर कॉल्ड कोलोन्स। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली जो उसके पेरेंट होते हैं, पेरेंट के कोलोन होते हैं, यानी लगभग एक जैसे दिखते हैं जेनेटिकली। द बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो यहाँ पर बेसिक इवेंट इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर डीएनए की कॉपी होती है। द replication of DNA occurs by certain biochemical reactions which synthesize more of genetic material। तो यहाँ पर जो DNA का रेप्लिकेशन होता है इसमें, तो यहाँ पर सब कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिस वजह से यहाँ पर ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल सिंथेसाइज होता है। When the DNA already present in the nucleus of the parent cell is replicated by making more DNA at the time of asexual reproduction, then site variations come in the two copies formed। तो यहाँ पे लिखता है कि जब डीएनए को जब किसी न्यूक्लियस में ऑलरेडी डीएनए उसके पेरेंट सेल में प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, वहाँ से वो रेप्लिकेट होता है। जो डीएनए होता है वो एसेक्सुअली रेप्लिकेट होता है और यहाँ पर दो कॉपी जो डीएनए होता है, डीएनए का दो कॉपी बनता है। ड्यू टू दिस द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। इसी वजह से यहाँ पर जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो सिमिलर होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो लिखा है
कि ऑफस्प्रिंग और पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम होते हैं। कैसे? आंसर है गैमेट फॉर्मेशन इन द फर्स्ट स्टेप इज एसेक्सुअल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट स्टेप होता है गैमेट का फॉर्मेशन होना। द गैमेट्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू दैट नॉर्मल बॉडी सेल्स। तो नॉर्मल बॉडी सेल में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं तो उस जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है गैमेट में जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। Reproduction division takes place during gamete formation, which halves the number of chromosomes in both male and female gamete। तो यहाँ पर लिखा है जो रिप्रोडक्शन डिवीज़न होता है जिसको कि मियोसिस कहते हैं, तो मियोसिस में जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है इसमें क्रोमोसोम जो है वो हाफ होते हैं, यानी मेल से हाफ क्रोमोसोम आता है और फीमेल का भी हाफ क्रोमोसोम ही आता है। द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर इन पेरेंट इज़ रीस्टोर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर होता है वो ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर न्यू इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। दिस एक्सप्लेन्स हाउ ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ हमें पता चलता है कि किस तरह से जो ऑफस्प्रिंग होता है और जो पेरेंट होता है दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस तरह से सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कॉलोनीज ऑफ ईस्ट फेल टू मल्टीप्लाई इन वाटर। तो ईस्ट के बारे में बात हो रही है, तो ईस्ट की कॉलोनी जो है पानी में मल्टीप्लाई करने नहीं कर पाती है, बट मल्टीप्लाई इन शुगर सॉल्यूशन, लेकिन शुगर सॉल्यूशन में इसे जो है इसको डालोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है। गिव वन रीज़न फॉर दिस, ऐसा क्यों होता है, रीज़न बताना है। आंसर है ईस्ट सेल्स फेल टू मल्टीप्लाई इन द वाटर बिकॉज वाटर डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू ईस्ट सेल। तो ईस्ट सेल को वाटर में किसी तरह का कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसीलिए ईस्ट सेल वाटर में मल्टीप्लाई नहीं हो पाते हैं। वेयर एज इन शुगर सॉल्यूशन they multiply rapidly because sugar provides nutrition to carry out reproduction। तो शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो शुगर सॉल्यूशन में ईस्ट जो है वो मल्टीप्लाई कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें न्यूट्रिशन उनके रिप्रोडक्शन के लिए मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वाई डज ब्रेड मोल्ड ग्रो profusely on a moist slice of bread rather than on a dry slice of bread। तो यहाँ पर लिखा है कि जो ब्रेड होता है ब्रेड पर मोल्ड का जो मोल्ड जब ग्रो करता है तो वो मॉइस्ट स्लाइस्ड ब्रेड पर जल्दी ग्रो करता है रादर देन ड्राई स्लाइस ब्रेड पर। ऐसा क्यों होता है? आंसर है मॉइस्चर इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड के ग्रोथ के लिए मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। द bread mold grow profusely on moist slice of bread because it provides both moisture and nutrients for growth। तो bread mold moist slice पर ज़्यादा अच्छा से ग्रो कर पाता है क्योंकि यहाँ पर उसको मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट उसके ग्रोथ के लिए दोनों मिल जाते हैं। द ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट बट नॉट मॉइस्चर। ड्राई स्लाइस की बात करें ब्रेड के तो यहाँ पर उसको न्यूट्रिएंट तो मिलते हैं बट मॉइस्चर नहीं मिल पाता है। सो ब्रेड मोल्ड डज नॉट ग्रो ऑन द ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड। इसी वजह से ब्रेड मोल्ड ब्रेड के ड्राई स्लाइस पर नहीं ग्रो कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गिव 2 रीजन्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशंस अमंग द प्रोजीनेसी फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 2 रीज़न बताना है। आंसर है 2 reasons for the appearance of variation among the progeny formed by sexual reproduction are mentioned below। तो रीज़न कौन सा है? पहला है the progeny formed from sexual reproduction involves 2 parents with different sets of character। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी फॉर्म होता है यहाँ पर दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है द जेनेटिक मटेरियल इज़ एक्सचेंज्ड बिटवीन क्रोमोसोम्स
बिफोर फॉर्मिंग द जाइगोट। तो यहाँ पर जाइगोट के फॉर्मेशन से पहले जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम्स में एक्सचेंज होता है। डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एक्सचेंज इन द क्रोमोसोम, DNA क्रोमोसोम में एक्सचेंज हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मिंग ऑफ वेरिएशन इन द प्रोजीनी। तो इसी वजह से जो प्रोजीनी, अगला प्रोजीनी जो होता है यहाँ पर वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वुड अ प्लानेरिया कट वर्टिकली इंटू 2 हाफ्स रीजेनरेट इंटू 2 इंडिविजुअल। तो प्लानेरिया को अगर वर्टिकली 2 पार्ट में काट दिया जाए तो क्या यहाँ से 2 नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ फिगर दिए गए हैं, इसको भी इंडिकेट करना है कि इसमें रीजनरेटिंग रीजन कौन सा है। तो आंसर है सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड प्लानेरिया आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। तो ये जो है हाइड्रा और प्लानेरिया जो है ये रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकता है। रीजनरेशन रीजन इसमें डी और ई आपका बताया जा रहा है। डी और ई जो पार्ट है ये पहला आपका हाइड्रा प्लानेरिया है। प्लानेरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करना था, तो ये जो है यहाँ से 2 पार्ट में से डिवाइड किया जा रहा है, 2 पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है और फाइनली डी और ई पोर्शन में ये डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर रीजनरेशन रीजन कौन सा है, डी और ई में जो ये वाला रीजन यहाँ पर दिख रहा है ये रीजनरेशन रीजन है डी का, और ये वाला एरिया जो है रीजनरेट हुआ है ई में। तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फ्रॉम द इंटरनेट गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रोमोसोम नंबर ऑफ 5 एनिमल्स एंड 5 प्लांट्स। तो 5 एनिमल और 5 प्लांट का क्रोमोसोम नंबर फाइंड करना है इंटरनेट का यूज़ करके। करेक्ट द नंबर विच विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कोरिलेट करना है नंबर को उसके साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म से और कुछ क्वेश्चन से इनके आंसर्स देने हैं। पहला है डू लार्जर ऑर्गेनिज्म हैव मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो आंसर है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सोमैटिक सेल्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म आर। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म के नंबर ऑफ क्रोमोसोम सबसे पहले दिए गए हैं। पहला है ह्यूमन में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 46। हेयर की बात करें तो इसमें 48 क्रोमोसोम होते हैं। एलिफेंट की बात करें तो इसमें 48 क्रोमोसोम होते हैं। काउ में 60 क्रोमोसोम होते हैं। डॉग्स में 70 क्रोमोसोम होते हैं और किंग फिशर में 132 क्रोमोसोम होते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ नॉट रिलेटेड टू द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। इन द गिवन टेबल वी कैन सी दैट इवन दो किंगफिशर इज स्मॉल इन साइज दैन डॉग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ मोर इन किंगफिशर। तो यहाँ पर जो हमने अभी देखा टेबल में, तो यहाँ पर किंगफिशर की बात करें तो ये डॉग के कंपैरिजन में छोटा है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कैन ऑर्गेनिज्म विथ फ्यूअर क्रोमोसोम्स रिप्रोड्यूस मोर इजीली दैन ऑर्गेनिज्म विथ मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट है और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन ज़्यादा इजीली हो पाएगा या नहीं ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ease of reproduction is not dependent on the number of chromosome present। तो कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है इस पर ईज ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट, सुटेबल मेट एंड फेवरेट इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर ये किस बात पर डिपेंड करता है, कुछ और मतलब जो अवेलेबल पहला क्या किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वाटर अवेलेबल है कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स, सुटेबल मेट और फेवरेबल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है मोर ऑफ द क्रोमोसोम्स गैदर इन DNA कंटेंट जस्टिफाई। तो DNA कंटेंट में ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसको जस्टिफाई करना है।
आंसर है क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम डीएनए के बने होते हैं। इफ़ क्रोमोसोम्स आर मोर दिस इम्प्लाइज डीएनए विल बी मोर। अगर क्रोमोसोम ज़्यादा है इसका मतलब है डीएनए भी ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन टोबैको प्लांट द मेल गैमेट्स हैव 24 क्रोमोसोम। टोबैको प्लांट की बात करें तो मेल गैमेट में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द फीमेल गैमेट? तो फीमेल गैमेट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन जाइगोट? और जाइगोट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? आंसर है इन टोबैको प्लांट द फीमेल गैमेट हैव 24 क्रोमोसोम। टोबैको प्लांट की बात की जाए तो इसमें फीमेल गैमेट में 24 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द जाइगोट इज़ 48। इसी वजह से जो जाइगोट होगा जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 48 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वाई कैन नॉट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर इफ़ पॉलिनेशन डज नॉट अगर? तो अगर पॉलिनेशन नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन किसी फ्लावर में नहीं होता है, ऐसा क्यों? आंसर है द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर इज़ नोन एज पॉलिनेशन। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र जब होता है एंथर से फ्लावर में, फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है एंथर से फ्लावर के स्टिग्मा तक यहाँ पर पॉलन का ट्रांसफ़र होता है सेम प्लांट में या फिर दूसरे प्लांट में, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, तो इसे पॉलिनेशन कहते हैं। इट इज़ डन बाय इंसेक्ट, बर्ड्स, विंड एंड वाटर। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन का, ये ट्रांसफ़र कैसे होता है? या तो इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होगा या बर्ड्स ट्रांसफ़र करेंगे, विंड या फिर वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। For the purpose of fertilization, it is necessary that the male gamete reaches the female gamete. तो फर्टिलाइजेशन पर्पज़ के लिए ये ज़रूरी है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच जाए। इट कैन पॉसिबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। और ऐसा कब होगा? जबकि पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। हैंस फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस इफ़ पॉलिनेशन डज नॉट अगर। तो अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है is the chromosome number of zygote embryonal cells and adult of a particular organism always constant? तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं जाइगोट के वो एम्ब्रियोनल सेल और अडल्ट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में हमेशा कांस्टेंट होते हैं या नहीं? हाउ इज़ द कॉन्स्टेंसी मेंटेन्ड इन दीज 3 स्टेजेस? अब ये जो तीनों स्टेज है इसमें कैसे कॉन्स्टेंसी को मेंटेन किया जाता है? आंसर है यस the chromosome number of zygote, embryonal cells and adult of a particular organism is always constant. तो यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ जाइगोट होते हैं एम्ब्रियोनल सेल में और अडल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। द गैमेट्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नॉर्मल बॉडी सेल्स। तो गैमेट की बात करें तो गैमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एज इन कंपेरिजन टू नॉर्मल बॉडी। रिडक्शन डिवीजन takes place during gamete formation which halves the number of chromosome in both male and female gamete. तो जो रिडक्शन डिवीज़न होता है जैसे कि मियोसिस के नाम से जानते हैं, ये जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस टाइम में ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में हाफ हो जाते हैं। द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर इज़ रीस्टोर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इसके बाद में यहाँ पर जो ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जितने कि पेरेंट में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग में भी होते हैं। दिस प्रोसेस मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ईच जनरेशन। ये जो प्रोसेस है ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं डीएनए में और उसके जनरेशन में ये प्रोसेस जो है ये मेंटेन रखता है, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो अगले डीएनए तक ये ट्रांसफ़र करता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वेयर इज़ द जाइगोट लोकेशन इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन? तो फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्लावर में जाइगोट का लोकेशन कहाँ होता है? आंसर है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज़ लोकेटेड इन ओवरी। यानी जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद कहाँ रहता है? ओवरी में रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है रिप्रोडक्शन इज़ लिंक्ड टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो किसी भी स्पीशीज़ के पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए रिप्रोडक्शन को जो है ज़रूरी है, इसको जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। आंसर है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीशीज़ गेट सम
variations by the process of reproduction which makes them survive adverse environmental conditions. Thus variations during reproduction give stability of a species. लिखा है कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है किसी स्पीसीज़ का, तो इसमें जो है कुछ वेरिएशंस होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से ये जो है एडवर्स इन्वायरमेंट में भी सरवाइव कर पाते हैं। तो ये जो वेरिएशंस हो गए, ये वेरिएशन रिप्रोडक्शन के टाइम में जो स्पीसीज़ होते हैं उसको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हाउ आर जनरल ग्रोथ एंड सेक्सुअल मैचुरेशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जनरल ग्रोथ और सेक्सुअल मैचुरेशन एक दूसरे से अलग है कैसे? आंसर है जनरल ग्रोथ एंड सेक्सुअल मैचुरेशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों जनरल ग्रोथ और सेक्सुअल मैचुरेशन दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। ड्यूरिंग जनरल ग्रोथ वन अटेन्स फिजिकल मैच्योरिटी टू बिकम एन एडल्ट। तो जनरल ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है ये फिजिकल मैच्योरिटी गेन करता है एडल्ट बनने के लिए। ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टार्ट्स आफ्टर फिजिकल मैच्योरिटी इज़ अचीव्ड। तो बात की जाए सेक्सुअल मैच्योरिटी की, तो जब फिजिकल मैच्योरिटी अचीव की जाती है तो उसके बाद सेक्सुअल मैच्योरिटी अचीव होना स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी द बॉडी इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। तो जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो उसकी जो बॉडी है वो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रोडक्शन की लेने के लिए वो तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ट्रेस द पाथ ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन एंड मेंशन द ग्लैंड एंड देयर फंक्शंस एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो स्पर्म का इजैक्यूलेशन होता है तो उसका पाथ बताना है, कौन से ग्लैंड में किस तरह से किस पाथ से जाता है और उसका जो फंक्शन है वो भी बताना है। आंसर है द पाथ ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन इज एज फॉलोज। तो सबसे पहले वैस डिफरेंस से होते हुए कहा जाता है सेमाइनल वेसिकल तक जाता है, देन यूरेथ्रा तक पहुंचता है। लिखा है ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शंस आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला है सेमाइनल वेसिकल। द सिक्रीशन सेमाइनल वेसिकल प्रोवाइड्स अ फ्लूइड मीडियम फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो सेमाइनल वेसिकल में क्या होता है, जो स्पर्म का मूवमेंट होता है, स्पर्म का मूवमेंट को फ्लूइड मीडियम देने का काम करता है सेमाइनल वेसिकल। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या करता है, द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ फ्लूइड विच कीप्स स्पर्म्स फ्लोटिंग इन इट एंड प्रोवाइड्स नरिशमेंट। तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रीशंस होते हैं फ्लूइड का, तो ये जो है स्पर्म को स्पर्म इसकी वजह से फ्लोट करता है और इसको नरिशमेंट देने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द यूटरस इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यूट्रस में क्या चेंजेस होते हैं? आंसर है इन फीमेल ओवरी प्रोड्यूसेस 1 एग एवरी मंथ। फीमेल की बात की जाए तो हर मंथ ओवरी एक एग प्रोड्यूस करती है। द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर्स इट सेल्फ रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। तो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करती है एग को फर्टिलाइज करने के लिए। सो द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम्स थिक एंड सॉफ्ट कंटेनिंग लॉट्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो इसके लिए क्या करती है, जो यूट्रस का जो वॉल है वो काफ़ी थिक हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है और उसमें जो काफ़ी ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन वहाँ हो जाता है। If the egg gets fertilized with sperm, then fertilized egg gets attached with uterus wall and get nourishment from it. तो अगर एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है स्पर्म के साथ, तो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो यूट्रस के वॉल से अटैच हो जाता है और वहाँ से वो नरिशमेंट गेन करता है। इन केस egg is not fertilized, then the inner lining of uterus breaks down and come out in the form of blood and mucus through the vagina. तो अगर egg fertilized नहीं होता है तो inner lining जो यूट्रस का होता है वो टूट जाता है और ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वजाइना के थ्रू ये वापस आ जाता है। दिस साइकिल अकर्स एवरी मंथ एंड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो ये जो साइकिल है हर महीने रिपीट होती है और इसे मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द यूट्रस सब्सिक्वेंट टू इम्प्लांटेशन ऑफ यंग एम्ब्रियो। तो यंग एम्ब्रियो में जब इम्प्लांटेशन होता है तो क्या चेंज यूट्रस में देखने के लिए मिलते हैं? आंसर है वंस द जाइगोट इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस वॉल सेवरल चेंजेस
टेक प्लेस इन द यूट्रल। तो जब जाइगोट जो है यूट्रस के वॉल में इम्प्लांट कर दिया जाता है तो कुछ चेंजेस यूट्रस में देखने के लिए मिलते हैं। यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए और उसको रिसीव करने के लिए। द यूट्राइन लाइनिंग थिकन्स and is richly supplied with blood to give support and nourishment to the growing embryo। यूट्राइनिंग लाइनिंग जो है ये थिक हो जाती है और जो है यहाँ पर ब्लड की सप्लाई यहाँ पर रिच वे में ब्लड की सप्लाई होती है ताकि जो एम्ब्रियो है वो अपना नरिशमेंट गेन कर सके और ग्रो कर सके। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मैकेनिकल बैरियर्स ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्ट। तो सेक्शुअल एक्ट के दौरान जो मैकेनिकल बैरियर्स है उसको यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं। आंसर है द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मैकेनिकल बैरियर्स ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्ट आर एज फॉलोज। पहला है अवॉइडेंस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंशन का ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इन द गिवन फिगर लेबल द पार्ट्स ऑफ पार्ट एंड मेंशन देयर फंक्शन। तो आपके पास डायग्राम दिए हैं, इनमें कौन से पार्ट है उसका फंक्शन भी लिखना है। तो पहला है प्रोडक्शन ऑफ एग। प्रोडक्शन ऑफ एग कहाँ पर होता है इस डायग्राम में बताना है। तो आंसर है सबसे पहले इसमें जो पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं। ये पार्ट जो है ये आपका फैलोपियन ट्यूब कहलाता है, ये पार्ट ओवरी कहलाता है, ये वाला एरिया यूट्रस कहलाता है और ये पार्ट आपका वेजाइना कहलाता है। तो फैलोपियन ट्यूब सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ एग। तो एग कहाँ पर प्रोड्यूस होता है फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में हमारा एग प्रोड्यूस होता है। बात करें फैलोपियन ट्यूब की तो ये हमारा फैलोपियन ट्यूब था। फैलोपियन ट्यूब क्या है, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। और यूट्रस की बात करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इसे कहा जाता है, यहाँ पर इम्प्लांट होता है एम्ब्रियो। नेक्स्ट है वजाइना की बात करें तो यहाँ से क्या होता है स्पर्म की एंट्री होती है, एंट्री ऑफ स्पर्म। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ क्रोमोसोम नंबर बिटवीन एन एग एंड इट्स जाइगोट। हाउ इज़ द स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द एग। तो लिखा है कि रेशियो जो क्रोमोसोम नंबर का होता है बिटवीन एग और जाइगोट में वो कितना होता है रेशियो, ये बताना है। और बताना है कि जो स्पर्म होता है वो एग से जेनेटिकली डिफरेंट होता है कैसे। आंसर है द रेशियो ऑफ क्रोमोसोम नंबर बिटवीन एग एंड इट्स जाइगोट इज़ 1:2। तो एग और जाइगोट के बीच रेशियो 1:2 का होता है। बोथ स्पर्म एंड एग कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज़ 23 क्रोमोसोम। तो स्पर्म और एग दोनों की बात की जाए तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं ये हाफ होते हैं, दैट इज़ 23। Sperm is genetically different from egg in the way that it contains either X or Y chromosome, whereas an egg always contains an X chromosome। तो sperm की बात करें तो ये egg से genetically different होता है, कि इसमें जो है या तो X क्रोमोसोम होता है या फिर Y क्रोमोसोम होता है। वहीं egg की बात करें तो इसमें हमेशा ही X क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।